हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज के इस कॉन्सेप्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का ये कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 12 है मॉडर्न फिजिक्स का, जिसके अंदर हम जानेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन बाय आइंस्टीन। तो बच्चों, ये काफ़ी अहम और काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है जिसके अंदर हम बहुत कुछ सीखेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर हम जो सीखने जा रहे हैं वो बेसिकली जो अभी तक हमने सीखा है उसका एक्सप्लेनेशन आइंस्टीन ने कैसे दिया। आइंस्टीन ने पूरा प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ बताया, लॉजिकल तरीके से बताया। ठीक है, तो हम उस चीज़ों को सीखेंगे। और आपको आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ, मार्क्सअप लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और साथ में मार्क्सअप लर्निंग ऐप का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना है सारी अपडेट्स के लिए। मार्क्सअप लर्निंग ऐप के ऊपर मेरा कोर्स अवेलेबल है, बहुत कम प्राइसेस में है। पूरे साल का हर कोर्स मार्क्सअप लर्निंग ऐप के ऊपर 2000-3000 रुपये साल की फीस में होता है। मेरे कोर्स के अंदर आपको पूरी फिजिक्स के लेक्चर्स, उसके शॉर्ट नोट्स, उसके कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स और साथ में क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप उसको ज्वाइन कर लें और आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा आपको पूरी फिजिक्स के चैप्टर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाई आइंस्टीन। तो यहां पर हम बच्चों बात करने जा रहे हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाई आइंस्टीन। तो आइंस्टीन ने क्या कहा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो साहब देखो, मैं एक एक पॉइंट करके आपको बताता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा हम थियोटिकल, मतलब थोड़ा सा आज का लेक्चर लिटिल बिट थियोटिकल रहेगा, शुरू में कॉन्सेप्चुअल रहेगा। आई मीन टू से न्यूमेरिकल अभी हम नहीं करेंगे, थोड़ा सा न्यूमेरिकल इसके बाद में स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। तो देखो, आइंस्टीन ने क्या कहा। आइंस्टीन ने बताया कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स। ठीक है, जिनको हम फोटोन्स बोलते हैं। तो लाइट का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में होता है। दूसरा, आइंस्टीन ने क्या बताया, एनर्जी ऑफ दीज पैकेट्स यानी कि फोटोन्स, जो इन फोटोन्स की या पैकेट्स की जो एनर्जी होती है, ठीक है ना, दैट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक है, उन्होंने बताया कि एनर्जी आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है। अब ये सब बातें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये आइंस्टीन ने बताई हैं, इसलिए मैं भी आपको बता रहा हूं। ठीक है, तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी, जब आप इंटेंसिटी ऑफ फोटोन यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ा देते हो तो क्या होता है, नंबर ऑफ फोटोन्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम विल इंक्रीज। और ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। बट एनर्जी ऑफ दिस फोटोन रिमेन्स सेम। तो आई डोंट थिंक सो मेरे प्यारे बच्चों कि आपको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम इसमें आ रही होगी। क्यों? क्योंकि देखो, ये जो लाइन कह रही है इसका जो मतलब है वो मैं आपको ऑलरेडी कई बार समझा चुका हूँ कि इंटेंसिटी से आपका नंबर ऑफ फोटोन आने वाले बढ़ते हैं और निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का नंबर भी बढ़ता है। लेकिन इंटेंसिटी से कभी भी एनर्जी नहीं बढ़ती है। इंटेंसिटी से कभी भी काइनेटिक एनर्जी आने निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की नहीं बढ़ती है। इंटेंसिटी से कभी भी स्टॉपिंग पोटेंशियल का कोई मतलब नहीं होता। इंटेंसिटी केवल और केवल नंबर ऑफ फोटोन को दर्शाती है। तो आई होप आपको इसमें समझने में कोई बहुत बड़ी तकलीफ नहीं आ रही होगी। चौथा पॉइंट आइंस्टीन का समझ लेते हैं। आइंस्टीन ने और क्या कहा। आइंस्टीन ने कहा कि इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर आपका अ फोटोन विल इंटरैक्ट, मतलब जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है आपका, उसके अंदर जो एक फोटोन होता है
वो केवल और केवल इंटरेक्ट करता है, विल इंटरेक्ट ओनली विद वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब एक फोटोन आपका केवल एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा। ठीक है ना, ध्यान रखना है। ऑल्सो वन इलेक्ट्रॉन विल एक्सेप्ट एनर्जी ओनली फ्रॉम वन फोटोन। ये सारी बातें आपको ख्याल रखनी है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर एक फोटोन आपका केवल एक इलेक्ट्रॉन के साथ में इंटरेक्ट करता है और एक इलेक्ट्रॉन आपका एक्सेप्ट करता है एनर्जी ओनली फ्रॉम वन फोटोन। ठीक है, तो ये बात आपको ख्याल रखनी है, जो आपको एकदम आपके दिमाग में बिठा लेनी है कि एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन पे एनर्जी आती है और एक इलेक्ट्रॉन आपका एक्सेप्ट करता है एनर्जी ओनली फ्रॉम वन फोटोन। ठीक है ना, तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा, ये आइंस्टीन ने बताया। तो ये कुछ बातें हैं जो आइंस्टीन ने बताई। अभी मैं और आपको थोड़ा समझाता हूँ कि आइंस्टीन ने क्या बताया। इवेंचुअली अभी हम धीरे धीरे सारी चीज़ें सीखेंगे। तो बच्चों धीरे धीरे हम अभी सारे पॉइंट देख लेते हैं। आइंस्टीन ने और क्या बताया? आइंस्टीन ने और बताया कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी will follow the law of कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, जो एनर्जी का ट्रांसफर है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। उसके अलावा इन्होंने बताया कि इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट a photon will transfer all of its energy to an electron। तो क्या बताया आइंस्टीन ने कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विल फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब आपका जो फोटोन एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है तो एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। जितनी एनर्जी ट्रांसफर करी है फोटोन ने इलेक्ट्रॉन को, वो सब कंजर्व्ड रहेगी। अब वो कहाँ कहाँ पर जाएगी वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अगला बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ए फोटोन विल ट्रांसफर ऑल ऑफ इट्स एनर्जी टू एन इलेक्ट्रॉन। मतलब फोटोन पूरी की पूरी तरह बर्बाद हो जाता है, पूरी की पूरी फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, चलो अब यहां पर आइंस्टीन ने यह भी बताया कि जब यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करी गई है तो एक फोटोन की एनर्जी कहां कहां जाती है ये भी आइंस्टीन ने क्लियर किया है। ठीक है, और उसको बोला जाता है आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन। तो वो हम देख लेते हैं। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। तो इस इक्वेशन की हेल्प से आइंस्टीन ने बताया कि जो एक फोटोन जब अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहा होता है तो उसकी एनर्जी कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, तो देखो बच्चों, आइंस्टीन ने बताया कि एक फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू। ठीक है, एच न्यू एनर्जी जो होती है वो सबसे पहले तो यूज होती है वर्क फंक्शन के दौरान, यानी कि जो भी आपका मेटल की सरफेस है उसकी जो वर्क फंक्शन है उसको ओवरकम करने के लिए यूज होती है। फिर उसके बाद जो एनर्जी बचती है वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की तरह बच जाती है, प्लस कुछ लॉसेस होते हैं, मतलब एनर्जी कुछ लॉस हो जाती है। अब ये लॉस कहाँ कहाँ हो सकते हैं? ये लॉस आपके हो सकते हैं एक तो कॉलिजन में, मतलब जब इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड टूटेगा और जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन का कॉलिजन हो सकता है आसपास के बाकी जो भी मतलब और न्यूक्लियस हैं, है ना, तो वहाँ पे कॉलिजन होगा पार्टिकल्स के साथ में। तो कॉलिजन में एनर्जी लॉस हो जाती है और साथ में हीट लॉस हो जाता है। ठीक है ना, तो आइंस्टीन ने बताया, क्या बताया कि जब आपके फोटोन आ रहे हैं एच न्यू एनर्जी के तो उनका कुछ हिस्सा तो फाई नॉट में यूज हो जाता है, यानी कि वर्क फंक्शन में यूज हो जाता है, बचा हुआ कुछ हिस्सा काइनेटिक एनर्जी में यूज हो जाता है और बचा हुआ कुछ हिस्सा लॉसेस में चला जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ये जो एच न्यू है बच्चों, ये क्या है? फोटोन की टोटल एनर्जी है, फोटोन की टोटल एनर्जी है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना, तो इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए
कि एच न्यू आपके फोटोन की टोटल एनर्जी है। और जैसा कि आइंस्टीन ने बताया कि एक फोटोन अपनी सारी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ से देखो, अगर मैं इस फाई नॉट को इधर की तरफ ले जाऊं तो ये एच न्यू माइनस फाई नॉट हो जाएगा और दूसरी तरफ मेरा क्या बचेगा, काइनेटिक एनर्जी बचेगा। अब इमेजिन करो अगर मैं इन लॉसेस को जीरो कर दूं, मतलब इन लॉसेस को मैं मान लेता हूं कि ये लॉस कंसीडरेबल है ही नहीं, मैं इन लॉसेस को कंसीडर ही नहीं करता, तो लॉसेस को अगर मैं जीरो कर दूं तो मेरी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। मतलब आपका जितनी भी थ्रेशोल्ड के अलावा जितनी भी एनर्जी है वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में चली जाती है और वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फिर बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों मैं क्या कह सकता हूँ, मैं यह कह सकता हूँ कि जो के ई मैक्स होगा वो आपका एच न्यू माइनस फाई नॉट के बराबर हो जाता है। या फिर मैं दूसरा ये भी कह सकता हूँ कि क्योंकि फाई नॉट की वैल्यू एच मतलब फाई नॉट एच न्यू नॉट होता है, क्योंकि फाई नॉट क्या है, वर्क फंक्शन है, और वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी जो एच न्यू नॉट के बराबर है। तो इस तरीके से यहाँ पर मेरी के ई मैक्स की वैल्यू आ रही है। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको ये बात इजीली समझ में आ रही होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो इस समय, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में हर साल आ ही जाती है, ठीक है। तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये आपको ध्यान में रखना ही होगा, ठीक है ना। चलो अब आपको ध्यान क्या रखना है कि वैसे भी आपको पता है कि जो आपका न्यू नॉट है वो कभी भी, मतलब जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए फोटोन की फ्रीक्वेंसी से। अगर ज़्यादा हुई तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी होगी ही नहीं, ठीक है। और ये फॉर्मूला भी जस्टिफाई कर रहा है, क्योंकि अगर मान लो मेरा ये वाली वैल्यू ज़्यादा हो गई और ये वाली वैल्यू कम हो गई तो आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव में आ जाएगी और काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव हो नहीं सकती। तो इसीलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब इसी मतलब ये जो इक्वेशन मैंने आपको बताई, इसी के अराउंड एग्जामिनर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन दे देता है। तो हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन आने की, मतलब किस किस तरीके की इक्वेशन यूज हो सकती है। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आपकी यूज होती हैं। क्या क्या यूज होती हैं, देखो मैंने देखा के ई मैक्स मेरा क्या है, के ई मैक्स मेरा एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस फाई नॉट के बराबर है, यही मैंने देखा। एनर्जी ऑफ फोटोन मेरी कितनी है, एच न्यू है, फाई नॉट मेरा एच न्यू नॉट है, ठीक है। अब यहाँ पर ये एच सी बाई लैम्डा भी हो सकता है और ये एच सी बाई लैम्डा नॉट भी हो सकता है, तो इसमें तो कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। अब यहाँ पर ये जो मेरी यूनिट है वो या तो जूल में होगी या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी। भाई एनर्जी के तो दो यूनिट हैं, या तो जूल में आप करोगे या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करोगे, ठीक है। अब एच की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मैंने आपको बताई रखी है 4.15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड, ठीक है। और जूल में भी आपको बताया 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। इसके अलावा भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज हैं कि आपकी ये इक्वेशन और तरीकों से लिखी जाती है। कैसे लिखी जा सकती है, देखो मान लो आपकी ये जो वेवलेंथ है वो मीटर की जगह अगर नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम में होती है तो फिर कैसे करोगे। देखो आपको पता है कि अगर वेवलेंथ मेरी एंगस्ट्रॉम में है तो मैं 12,400 ऊपर यूज कर सकता हूँ एनर्जी की एच सी की जगह पे, और यहाँ पर भी 12,400 हो जाएगा, बस नीचे आपका लैम्डा नॉट आ जाएगा, है ना, दोनों ही एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आएगा केवल। और ये आपको पता ही है कि एनर्जी का आंसर 12,400 1/2 वाले फॉर्मूले में केवल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आता है, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है कि जो के ई मैक्स है, क्योंकि वो ई बी नॉट के बराबर होगी, के ई मैक्स मेरा क्योंकि ई बी नॉट के बराबर होगा तो ये मेरा हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वी मैक्स का स्क्वायर के बराबर भी हो सकता है। तो इस हिसाब से भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है चीज़ों को, ठीक है। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको ये चीज़ ध्यान रहेगी कि के ई मैक्स ई बी नॉट इज इक्वल टू हाफ एम ई वी मैक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि ये काइनेटिक एनर्जी है तो ये हाफ एम बी स्क्वायर है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर बच्चों मैंने आपको जो अभी तक बताया वो मैंने केवल बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक जो इक्वेशन है आइंस्टीन की उसको किस किस तरीके से आप लिख सकते हो। लेकिन
अब ये तो लिख सकते हो, मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे, अभी थोड़ी देर बाद करेंगे, मतलब आगे आगे आने वाले समय में अभी क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर एक और चीज़, एक और जो टर्मिनोलॉजी क्वेश्चन में यूज़ होती है वो होती है क्वांटम एफिशिएंसी। तो ये क्या चीज़ होती है? क्वांटम एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं बच्चों, देखो क्वांटम एफिशिएंसी होती क्या है। क्वांटम एफिशिएंसी को ईटा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी का मतलब है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आप मुझे बताओ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में किसका इनपुट है और किसका आउटपुट है? अगर आप गौर से देखें तो आउटपुट है इलेक्ट्रॉन का और इनपुट है फोटोन का। भाई एक सरफेस है, एक सरफेस पे फोटोन टकरा रहे हैं, फोटोन के टकराने की वजह से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो इनपुट है फोटोन का, आउटपुट है इलेक्ट्रॉन का। तो मैं क्या कह सकता हूं कि मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड, आपका नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट है ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड डिवाइड बाई नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट मेरा मतलब क्वांटम एफिशिएंसी आ जाती है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है क्वांटम एफिशिएंसी क्या होती है। आई होप सो कि आपको ये ध्यान रहेगा। अब यहां पर एक और चीज हो सकती है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, है ना, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी एक चीज हो सकती है। भाई देखो, हमने अगर इलेक्ट्रॉन की बात करी तो करंट तो है क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही तो है। तो यहाँ पर आपका जो करंट है वो Q अपॉन टी हो सकता है, मतलब चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज मेरा NE अपॉन टी हो सकता है। ठीक है। और आपको एक बात पता है कि नंबर ऑफ, आपको क्या पता है, देखो अब यहाँ पे कैपिटल N अपॉन जो T है वो क्या है, अगर आप देखें तो कैपिटल N अपॉन टी आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम है। तो इसको मैं स्मॉल n इंटू ई लिख सकता हूं। ठीक है, कोई बहुत बड़ी चैलेंज की बात तो है नहीं। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो करंट है, फोटो करंट है, वो Q अपॉन टी हो गया, NE अपॉन टी, और ये कैपिटल N है मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैपिटल N अपॉन टी की जो वैल्यू होती है वो स्मॉल n के बराबर होती है। ये हमने पढ़ा भी था जब मैंने आपको नंबर ऑफ एमिटिंग, जब नंबर ऑफ एमिटिंग इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ इंसिडेंटिंग फोटोन का फॉर्मूला बताया था। मैंने बताया था कि स्मॉल n जो होता है वो नंबर ऑफ एमिटिंग इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम हो सकता है। ठीक है, तो यहां से हमें पता ही है। अच्छा, आपको याद होगा कि नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट का फॉर्मूला क्या था? आपको याद है, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट का फॉर्मूला मैंने बताया था 5 इंटू 10⁻24 इंटू आई इंटू ए इंटू लैम्डा, यही बताया था मैंने आपको। यही बताया था। तो आई होप कि आपको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम इसमें नहीं फेस होनी चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट आपका यहाँ पर 5 इंटू 10⁻24 इंटू आई इंटू ए लैम्डा हो जाएगा। अब ये जो n है बच्चों, ये वाला n आपको ध्यान रखना है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटिंग पर यूनिट टाइम है, ना कि नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंटिंग है। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है ये वाला जो n है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करी जा रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटिंग पर सेकेंड, या पर सेकंड ना कह के आप पर यूनिट टाइम कर लो। ठीक है, क्योंकि सेकंड कोई डिफाइन थोड़ी ना है, वो तो टाइम की कोई भी यूनिट हो सकती है। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको ये बात ध्यान रहेगी, है ना। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई खास प्रॉब्लम आएगी। तो जब भी कोई क्वांटम एफिशिएंसी आपको दी जाएगी तो यहाँ पर आपको ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि यहाँ पर अंडरस्टूड क्या होना चाहिए, अगर आपको कोई भी क्वांटम एफिशिएंसी दी जाती है तो अंडरस्टूड ये होना चाहिए कि आपका ऊपर तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटिंग पर यूनिट टाइम आ जाएगा और नीचे आपका नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंटिंग आ जाएगा, तो और आपका क्वांटम एफिशिएंसी उसके बराबर आ जाएगी। तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई खास प्रॉब्लम आपको, कोई खास चैलेंज इसमें आपको आएगा। तो बच्चों अब हम देखने जा रहे हैं ग्राफ
between maximum kinetic energy and frequency। ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ देखने जा रहे हैं। देखो भाई, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो एच न्यू माइनस फाई नॉट होती है, तो इसमें तो कोई शक है नहीं। अब यहाँ पर जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उसको आप वाई एक्सिस पे ले लो और इसको आप एम और एक्स एक्सिस पे ले लो, है ना, और फाई को आप ले लो सी, मतलब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ग्राफ अगर हम बनाएं के ई मैक्स और फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो अगर आप देखें बच्चों तो आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो तो एक्स एक्सिस पर आ गया, है ना, और जो के ई मैक्स है वो वाई एक्सिस पर आ गया। तो हमारा जो ग्राफ कुछ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। अगर हम यहाँ पर देखें कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ यहाँ पर निकल के आएगा। तो यहाँ पर y एक्सिस पर हमें क्या लेना है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और इधर हमें फ्रीक्वेंसी लेना है। ठीक है, अब देखो यहां पर आप गौर से देखना कि के ई मैक्स तो हमारा y एक्सिस पर आ गया। अब यहां पर जो आपका देखो, अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे दो कंडीशन लूंगा, दो मेटल लूंगा, मेटल ए और मेटल बी, दोनों के लिए एक ही ग्राफ रिप्रेजेंट करके आपको दिखाऊंगा। एक के केस में आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और एक के केस में आपकी जो मतलब फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी सी हम कम लेके चलेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ग्राफ आपका बनेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बनेगा। इंटरसेप्ट अगर आप गौर से देखें तो इंटरसेप्ट आपका नेगेटिव है, माइनस फाई नॉट है, वर्क फंक्शन नेगेटिव में है, तो मतलब इंटरसेप्ट आपका नेगेटिव में बनेगा, मतलब कहीं यहां नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कुछ इंटरसेप्ट बनेगा। तो ये आपका फाई नॉट ए, ठीक है, और ये आपका बनेगा फाई नॉट बी, मतलब दो मेटल है मान लो ए और बी, तो दोनों का इंटरसेप्ट बन गया। और इंटरसेप्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा वर्क फंक्शन, वो हमने देख ही लिया। ठीक है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के हिसाब से। तो यहां पर ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ठीक है, कुछ आगे से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि नीचे की तरफ माइनस में इंटरसेप्ट है। ओके, तो यहाँ पर इसीलिए आपका मान लो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू नॉट ए है, और यहाँ पर एक दूसरा मेटल है, मान लो यहाँ पर ये न्यू नॉट बी है। ठीक है, मेटल बी के लिए तो ये सपोज मेटल ए है और ये सपोज मेटल बी है, और यहाँ पर ये मान लो थीटा एंगल है और यहाँ पर भी मान लो थीटा एंगल है, और जो स्लोप है बच्चों वो tan थीटा के बराबर है। और स्लोप आपका देखो यहाँ से m के करस्पॉन्डिंग में h है, तो आपका स्लोप tan थीटा के बराबर है, तो यहाँ पर h हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर किस तरीके से हम चीज़ों को निकालेंगे कि स्लोप क्या होगा, ग्राफ कैसा बनेगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई बहुत बड़ा चैलेंज इसमें आएगा, बहुत मुश्किल तो है नहीं, आसान है। अगर आपको बेसिक इक्वेशन आती है, आप y और x को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग बहुत आसानी से। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर नेक्स्ट है ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो बच्चों देखो, समझने की कोशिश करो, यहां पर जो ई बी नॉट होता है वो एच न्यू माइनस फाई नॉट है। ठीक है, ई बी नॉट हमारा एच न्यू माइनस फाई नॉट के बराबर होता है, ये हमने देखा ही था आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के हिसाब से। भाई काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसके बराबर था, एच न्यू माइनस फाई नॉट के बराबर था। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ई बी नॉट भी होता है, तो हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल क्योंकि निकालना है और फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो हमें ऐसा रिलेशन लेना पड़ेगा जिसमें इसी फॉर्मेट में आए। अब हमें क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए और फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां पर वी नॉट इसको छोड़ देता हूं, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल को इधर छोड़ देता हूं और ई को दूसरी तरफ ले जाता हूं, तो ये एच अपॉन ई टाइम्स ऑफ न्यू हो जाएगा।
और ये फाई नॉट अपॉन ई हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत बड़ा चैलेंज है नहीं। अब जब मैं यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करूँगा तो कुछ इस तरीके का आ जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके का ग्राफ यहाँ पर आ जाएगा। इधर मेरा आ जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल और इधर मेरा आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पर है नहीं। ये मेटल ए है और ये मेटल बी है, फिर से वही वाली बात है। अब गौर से देखो यहाँ पर बच्चों, ये मेरा क्या है, देखो ये मेरा वाई एक्सिस है ना, और क्योंकि फ्रीक्वेंसी मेरा एक्स एक्सिस पर है तो फिर ये वाली चीज़ मेरी स्लोप हो जाएगी और ये वाली चीज़ मेरी इंटरसेप्ट हो जाएगी। तो फाई नॉट अपॉन ई माइनस का मेरा इंटरसेप्ट है, तो मेरा फिर से इंटरसेप्ट माइनस का है, इसीलिए ग्राफ फिर से कुछ ऐसा ही बन रहा है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा हम सही कर लेते हैं। ठीक है, तो वो तो थोड़ा सा सही कर सकते हैं और अच्छे से कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर बच्चों जो ये वाला इंटरसेप्ट है वो मेटल ए का हो जाएगा, जो आपका फाई नॉट अपॉन ई को रिप्रेजेंट करेगा, और ये मेटल बी का हो जाएगा जो फाई नॉट अपॉन ई है मेटल बी के लिए, ये मेटल ए के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ये स्लोप के लिए थीटा एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर वही वाली बात है, टेन थीटा यानी कि स्लोप, और वो कितना है यहाँ पे अगर आप देखें तो एम की वैल्यू एच अपॉन ई है, तो हमने यहाँ पर एच अपॉन ई डाल दिया। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर बहुत क्लियर हैं चीज़ें। आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पर आ रहा होगा, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो बच्चों कि आपको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही होगी दोनों ग्राफ को समझने में, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जानने में और उसका जो अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ हैं उनके बारे में जानने में। तो इस तरीके से हमारा पूरा कॉन्सेप्ट लेक्चर कंप्लीट होता है आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सप्लेनेशन के लिए। अब जो अगला कॉन्सेप्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे। हम बात करेंगे कि कैसे सवाल आ सकते हैं, दैट विल बी कम्प्लीटली न्यूमेरिकल बेस्ड लेक्चर, जहाँ पर आज की जो हमने चीज़ें सीखी हैं उनको इम्प्लीमेंट करना हम सीखेंगे। बहुत मज़ा आएगा, वी विल एंजॉय द गेम, वी विल एंजॉय द लेक्चर। तो बहुत मज़ा आएगा बच्चों, अगले लेक्चर में हम मिलते हैं, और तब तक आप रिवाइज करिए, चीज़ों को और समझिए, और आप भी ट्राई कर सकते हो क्वेश्चंस करने का। सारी चीज़ें तो मैंने आपको बताई दी हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। दिस इज़ रोहित अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। और मार्क्सअप लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर मेरा कोर्स है, वहाँ पर सारे पूरी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट लेक्चर हैं, न्यूमेरिकल्स वाले लेक्चर्स हैं, क्वेश्चन बैंक है, शॉर्ट ट्रिक्स हैं, और मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। प्रॉपर सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करी जाएंगी, तो आप उसको अगर इनरोल करते हैं तो आपको सारी के सारा मटेरियल एक बार में मिल जाएगा। और मार्क्सअप लर्निंग ऐप के ऊपर और भी बहुत सारे कोर्सेस हैं जो बहुत ही अफोर्डेबल हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, तो आप उनको भी ज्वाइन कर लीजिए। और साथ में मार्क्सअप लर्निंग ऐप का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वो ज्वाइन करना मैंडेटरी है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगली क्लास।